हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर के साइंस कोचिंग। दोस्तों, आज मैं इतिहास विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं और इतिहास में मध्यकालीन इतिहास को लेकर मैं आपके सामने बराबर बना हुआ हूं। तो दोस्तों, आज जो मेरा इतिहास में एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं और इस सभी बातों को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे। और बैकग्राउंड यदि मैं आपको बता दूं तो आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल काफी महत्वपूर्ण काल था। और सल्तनत काल में आपको बताया था कि जब तुगलक वंश का शासन काल आता है तो तुगलक वंश के शासन काल में साम्राज्य बहुत कमजोर हो जाता है। और जब साम्राज्य कमजोर हो जाता है तो प्रांतीय शासकों को जो है एक मौका मिलता है और मौका का फायदा उठाते हुए जो प्रांतीय राज्य सब रहते हैं वो अपने आप को एक एक करके स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। और खास करके दोस्तों, जब तुगलक वंश के शासन काल में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चलता रहता है, उस समय तो साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका रहता है और उसी के आसपास सल्तनत शासकों के नियंत्रण में रहने वाले जो प्रांतीय शासक थे वो एक एक करके स्वतंत्र होने लगे थे। और इसी क्रम में उत्तर भारत में भी बहुत सारे राज्य स्वतंत्र होने लगे थे, जैसे कि जौनपुर थे, जैसे कि कश्मीर थे, मालवा थे, मेवाड़ थे, गुजरात थे। तो ये सब जो है सो स्वतंत्र होने लगे थे। और इसी तरह से दक्षिण भारत में भी कुछ प्रांतीय राज्य जो थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे, जैसे कि आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, खानदेश। तो इस तरह से दोस्तों उत्तर भारत में भी बहुत सारे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए और दक्षिण भारत में भी बहुत सारे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। तो दोस्तों, आज मैं सल्तनत काल में जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे, हम उन्हीं स्वतंत्र राज्यों को लेकर के आपके सामने आए हैं। और ये जितने स्वतंत्र राज्य हुए थे वो बाद में चल करके बहुत सारे राज्य तो सल्तनत काल में ही, और बहुत सारे बचे हुए राज्य जो हैं वो मुगल काल में फिर से केंद्रीय शासन के अधीन आ जाते हैं। तो हम लोग सभी स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि कब स्वतंत्र हुआ, कैसे स्वतंत्र हुआ, और फिर उसको जो है वो केंद्रीय शासन यानी दिल्ली राज्य के अधीन फिर उसको कौन से शासक मिला लिए। और साथ ही दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप हमारे साथ इन सारी बातों को जानना चाहते हैं तो दोस्तों अंतिम देर तक हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए। और यदि कहीं बीच में ही निकल जाइएगा तो दोस्तों नहीं समझ पाइएगा। तो हम एक एक करके उन सभी राज्यों के बारे में समझ रहे हैं, तो चलिए हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले उत्तर भारत के कुछ राज्य के बारे में, फिर हम लोग दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के बारे में भी जानेंगे। और इसमें जो दो राज्य काफी महत्वपूर्ण हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, इसके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो अलग से हम लाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं जौनपुर के बारे में। जब आप मध्यकालीन इतिहास को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, जिसे मूर्ख शासक कहा जाता था दोस्तों, इसका ही नाम था जौना खान। और इसी के याद में तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम
मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था जौना खान। तो जौना खान यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के मरने के बाद इसका चचेरा भाई जो है दोस्तों वो शासक बनते हैं। क्या नाम था उसका? उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं और फिरोज शाह तुगलक अपने चचेरा भाई जौना खान के याद में एक नगर बसाते हैं जिसका नाम है जौनपुर। उसी का नाम था जौनपुर। तो दोस्तों वही जौनपुर यानी कि हम लोग उसी जौनपुर के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों तो जौनपुर शहर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक 1359 ईस्वी में। और दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में, ठीक है, मलिक सरवर जो है, मलिक सरवर जौनपुर के गवर्नर थे, जौनपुर के अमीर थे। और मलिक सरवर को ये फिरोज शाह तुगलक के जो पुत्र थे महमूद तुगलक, ये जो है दोस्तों ये उपाधि दिए थे इनको मलिक उस सर्क की। और यही मलिक उस सर्क जो है वो जौनपुर के जो अमीर थे, यही अमीर जो है ये जौनपुर को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और खुद अपने आप को वहां का शासक बना लेते हैं। और ये अपने नाम पर उस वंश का नाम रखते हैं सरकी वंश। तो बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सरकी वंश के संस्थापक कौन थे। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे मलिक उस सर्क या आप कहेंगे मलिक सर्वर। ठीक है दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो जौनपुर में एक बहुत ही महान शासक मतलब प्रसिद्ध शासक हुए, उसका नाम था इब्राहिम शाह। और इन्होंने खुद को उपाधि लिया था सिराज ए हिंद का। सिराज मतलब सर के ताज। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इब्राहिम शाह को इसलिए याद रखना चाहिए कि इब्राहिम शाह ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था और झफरी मंदिर का ये मस्जिद का निर्माण कराया था। और कई प्रतियोगिता परीक्षा में अभी तक पूछा जा चुका है कि अटाला मंदिर का और झफरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इब्राहिम शाह ने करवाया था। दोस्तों इस सरकी वंश के अंतिम शासक थे हुसैन शाह सरकी। और इसी हुसैन शाह सरकी को बहलोल लोदी, आप लोग लोदी वंश का नाम सुने होंगे, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में लोदी वंश का स्थापना की। यही बहलोल लोदी जो है सो हुसैन शाह सरकी को दोस्तों 1479 ईस्वी में युद्ध में हरा देते हैं और 1484 में पूर्ण रूप से जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लेते हैं। तो इस तरह से वो फिर से क्या हो गया? दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हो गया। अब दोस्तों दूसरे राज्य की बात कर, एक दूसरा राज्य मालवा की बात हम लोग करें। ठीक है दोस्तों। तो मालवा की जब बात हम लोग करेंगे तो यह मालवा जो है दोस्तों आपको बताया था मैं, एक शासक था खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी जो काफी प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, अलाइब दरवाजा का निर्माण कराया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाया था, उसी अलाउद्दीन की बात मैं करता हूं। अलाउद्दीन पहला शासक था जो दक्षिण भारत को जीता था। तो उसी अलाउद्दीन का बात मैं कर रहा हूं, लगता है अब आप लोगों को याद आ गया होगा। तो वह जो अलाउद्दीन थे वही अलाउद्दीन जो है सो मालवा को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है कि नहीं? और दिल्ली सल्तनत में जब मिला लिया तो बहुत अच्छा चल रहा था, वहां पर इनके अमीरों के द्वारा शासन चलाया जा रहा। दोस्तों जब तैमूर का आक्रमण होता है, ठीक है, 1398 ईस्वी में, ठीक है,
उस समय क्या होता है कि दिलावर खां गौरी जो रहता है अमीर वहां के, वह जो है सो मालवा को जो है स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। और दिलावर खां गौरी के उत्तराधिकारी जो थे उसका नाम था होशंग शाह। ठीक है दोस्तों, और ये होशंग शाह का नाम आपको याद रखना है क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बनता है। क्या बनता है? होशंग शाह ने क्या किया, मालवा का राजधानी मांडू बनाया और नर्मदा नदी के किनारे पर होशंगाबाद नामक एक नगर बसाया था। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसके बाद जब आप देखेंगे तो मालवा को खिलजी वंश के अधीन किया, खिलजी वंश का नींव डालने का प्रयास किया। इसके बाद दोस्तों महमूद शाह जो है ये मेवाड़ के शासक, यहां देखेंगे मेवाड़ के शासक जो है राणा कुंभा के साथ ये एक युद्ध लड़े थे, जिसमें महमूद और राणा कुंभा में किसी का जो है निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। जीत किसका हुआ ये साबित नहीं हो सका। दोनों आपस में कह रहे थे हम जीते तो हम जीते। खैर हम लोगों को वहां नहीं जाना है, हम लोगों को जाना है कि प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि राणा कुंभा ने जो है यही जो है सो चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनाया था। क्या बनाया था? विजय स्तंभ बनाया था। दोस्तों महमूद शाह के उत्तराधिकार के रूप में महमूद खिलजी थे एक शासक। ठीक है, इन्होंने क्या किया तो 7 मंजिलों वाला एक स्तंभ बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों? 7 मंजिलों वाला एक स्तंभ बनाया था। अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे कि जितने भी स्वतंत्र राज्य हो चुके थे सब के सब राज्य अंतिम में फिर से जो है दिल्ली केंद्रीय शासक के अधीन हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि अंतिम रूप से किसने फिर से उसको दिल्ली शासन के अधीन कर लिया। जैसे कि मालवा को किसने फिर से दिल्ली शासन यानी मुगल शासन में मिला लिया, तो अकबर ने मिला लिया। जौनपुर को किसने मिला लिया? तो बहलोल लोधी ने मिला लिया। तो इस तरह से दोस्तों याद रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों मालवा से कुछ प्रश्न बनता है, जैसे कि बाज बहादुर महल और रूपमती महल, ये दो महल हैं जहां से बराबर प्रश्न बनते रहते हैं। तो इस महल को किसने बनाया था ये प्रश्न बनता है। बाज बहादुर महल, ठीक है, और रूपमती महल, इसको बनाया था दोस्तों सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने। सुल्तान नासिरुद्दीन शाह। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुश्त महल महमूद खिलजी ने बनाया था। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था। हिडोला भवन जिसे दरबार हॉल भी कहते हैं उसको बनाया था होशंग शाह ने। तो इस तरह से दोस्तों मालवा से आप इतने प्रश्न को याद रखेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर की जब बातें हम लोग करेंगे दोस्तों तो आपको जानना चाहिए कि कश्मीर भी इन्हीं राज्यों के तरह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो स्वतंत्र घोषित करने वाले एक शासक थे, उसका नाम था सुहादेव। और सुहादेव जो थे दोस्तों ये हिंदू थे और ये 1301 ईस्वी में कश्मीर को स्वतंत्र करके वहां पर हिंदू शाही राजवंश का स्थापना किया। लेकिन दोस्तों बाद में आकर के कालांतर में आकर के वहां पर मुस्लिम शासन स्थापित हो जाता है। और मुस्लिम शासन स्थापित करने का जो श्रेय है वो है शाह मीर को। शाह मीर नामक व्यक्ति वहां पर मुस्लिम शासन स्थापित कर देते हैं। और ये शाह मीर जो है शमसुद्दीन के नाम से प्रथम मुस्लिम शासक वहां पर बन जाते हैं। और यही शाह मीर यानी शमसुद्दीन के उत्तराधिकारी में एक उत्तराधिकारी हुए सिकंदर शाह। तो दोस्तों ये जो सिकंदर शाह थे
ये सिकंदर शाह तैमूर लंग जो थे, जो भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, उसके समकालीन थे। और ये सिकंदर शाह भी जो है सो बहुत ही क्रूर शासक थे। उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को, मारतंड हिंदू मंदिर और भी कई मंदिरों को तोड़ा और इस्लाम के प्रचार प्रसार में भरपूर काम किया। ठीक है दोस्तों, सिकंदर शाह के जो है उत्तराधिकारी एक हुए, ठीक है, वह जो है उसका नाम था जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन दोस्तों काफी प्रसिद्ध शासक हुए और जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये जो थे वो धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे और सभी धर्म के लोगों को अच्छे से मानदान करते थे और हिंदुओं पर से जजिया कर समाप्त कर दिए थे। जैसे अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, उसी तरह से ये भी जजिया कर समाप्त किए, इसीलिए इनको कश्मीर का अकबर कहते हैं। और कश्मीर में दोस्तों इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाया, मूल्य नियंत्रण के लिए, महंगाई को रोकने के लिए। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण अपनाया था, उसी तरह से इन्होंने भी बाजार नियंत्रण अपनाया, इसीलिए इनको कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है कि नहीं। कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, तो जैनुल आबदीन। कश्मीर का अलाउद्दीन किसे कहते हैं, जैनुल आबदीन को। ये बहुत ही सहिष्णु और अच्छे शासक। ठीक है दोस्तों, अंतोगत्वा दोस्तों अकबर ने जो है वो कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और दोस्तों ये जो जैनुल आबदीन थे ये बहुत ही धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने महाभारत को फारसी में अनुवाद कराया था और राजतरंगिणी जो था, जिसे कश्मीर का इतिहास कहा जाता है, ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो कल्हण हैं। कौन है, कल्हण हैं। और महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। तो इन दोनों ग्रंथों को इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया और अंतिम रूप से कश्मीर को दिल्ली राज्य में मिला लिया गया, अकबर ने मिला लिया। अब आइए दोस्तों अगले राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और अगला राज्य है बंगाल। बंगाल दोस्तों हमेशा से काफी महत्वपूर्ण रहा है इतिहास में। आप देखेंगे कि बंगाल ही वह राज्य था जहां पर अंग्रेजों ने सबसे पहले आक्रमण करके जीता और उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत को कब्जा कर लिया। तो बंगाल हमेशा से काफी महत्वपूर्ण रहा है और उस समय भी महत्वपूर्ण था। तो बंगाल के बारे में दोस्तों थोड़ा सा जानकारी आपको चाहिए कि बंगाल को जो है स्वतंत्र रूप में स्थापित किया इलियास खान और इसका उत्तराधिकारी सिकंदर शाह थे। ठीक है, और ये जो है इलियास खान 1338 ईस्वी में जो है इसको क्या कर लेते हैं, बंगाल को स्वतंत्र स्थापित करते हैं। मैं इससे थोड़ा पहले जाना चाहता हूं, जब तुगलक वंश का शासन रहता और गयासुद्दीन तुगलक शासन करते रहते हैं, उस समय बंगाल को 3 भागों में बांटते हैं, लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। लखनौती जो है ये उत्तरी बंगाल था और सोनारगांव जो है वो दक्षिणी बंगाल था, जहां पर आज के डेट में पश्चिम बंगाल है। और ये जो था दोस्तों सतगांव, ये आज के डेट में जो बांग्लादेश है उसी को सतगांव कहा जाता है। तो ये 3 भागों में बांटे थे। खैर, लेकिन इसके जो अमीर थे इलियास खान, वही इनको स्वतंत्र घोषित कर लिया। धीरे धीरे कालांतर में ये भी दिल्ली सल्तनत में मिला, लेकिन प्रश्न कहां बनता है प्रतियोगिता परीक्षा में, वो चीज देखिए, अदीना मस्जिद और सोना मस्जिद ये कहां है। तो ये जो है दोस्तों ये बंगाल में है, तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अंतिम शासक यहां के जो थे दोस्तों वो थे गयासुद्दीन महमूद शाह और इसी को हराकर शेर शाह सूरी का नाम आप सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध शासक है। इन्होंने ही इनको हराकर दिल्ली राज्य में मिला लिया।
अब आइए दोस्तों एक राज्य की बात करते हैं हम लोग, गुजरात। तो दोस्तों गुजरात जो है, गुजरात को अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में राजा कर्ण को हरा करके दिल्ली सल्तनत में मिलाया था 1297 ईस्वी में। और इनके अमीर के रूप में वहां पर शासन करते थे, ये खिलजी वंश है। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आएंगे। तुगलक वंश के काल में आकर दिल्ली सल्तनत का बहुत बुरा हाल हो गया, और बहुत बुरा हाल को देख करके ही प्रांत में जो शासन कर रहे थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। तो जफर खां जो है ये भी 1407 ईस्वी में, ठीक है, मुजफ्फर शाह के उपाधि के साथ जो है वो गुजरात को क्या कर लिए, स्वतंत्र कर लिए, ठीक है। और दोस्तों इनके उत्तराधिकारी जो है, मुजफ्फर शाह के उत्तराधिकारी का नाम था अहमद शाह, और अहमद शाह ने एक नगर बसाया था अहमदाबाद। तो जब यह क्वेश्चन पूछे कि अहमदाबाद नगर को किसने बसाया, तो क्या कहिएगा, अहमद शाह, ठीक है दोस्तों। और वहां पर एक जामा मस्जिद भी बनाया, और सिर्फ जामा मस्जिद ही नहीं बनाया बल्कि अहमदाबाद को राजधानी भी बनाया दोस्तों, ठीक है। इस गुजरात में जो है दोस्तों एक बहुत प्रसिद्ध शासक हुए जिसका नाम था महमूद बेगड़ा। ये प्रसिद्ध इसलिए माना जाता है कि ये जो है ये हिजरा थे दोस्तों, किन्नर थे, ठीक है कि नहीं। और दोस्तों ये जो किन्नर थे, ये जो है इसलिए प्रसिद्ध है कि गुजरात में सबसे पहले इन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। गुजरात में जजिया कर किसने लगाया, तो महमूद बेगड़ा ने लगाया, ठीक है। 1572 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने गुजरात को मुगल शासक के अधीन कर लिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आइए दोस्तों एक राज्य की बात करते हैं, मेवाड़ की, ठीक है। तो मेवाड़ की जो बात हम लोग करेंगे, तो मेवाड़ को जीता था अलाउद्दीन खिलजी। राणा रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे। 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह को हराकर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या कर लिया था, दिल्ली सल्तनत में मेवाड़ को मिला दिया, ठीक है दोस्तों। और इसी वंश के एक राजा हुए राणा कुंभा, जिसका बात हम यहां भी कर रहे थे, राणा कुंभा जो विजय स्तंभ बनाए थे दोस्तों। ये जो है राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ भी बनाया था। और इसी वंश में एक राजा हुए राणा सांगा, और राणा सांगा और बाबर के बीच एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये काफी फेमस है, ये खानवा का युद्ध, इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए कितने प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया। दोस्तों इस मेवाड़ को जहांगीर ने अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो सबको तो मिलना ही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों एक राज्य खान देश था, एक था खान देश, ठीक है, खान देश। तो खान देश को जो है सो मलिक राजा फारूकी ने स्वतंत्र कर लिया, ठीक है। 1600 ये स्वतंत्र कर लिया, और बुरहानपुर को राजधानी बनाया था। इसमें बहुत अधिक बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि 1601 ईस्वी में अकबर ने खान देश को भी क्या कर लिया, मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया, ठीक है दोस्तों। एक राज्य आप देखेंगे और स्वतंत्र हुआ था, उसका नाम था उड़ीसा से दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, याद ये रखना है दो मंदिर का नाम बराबर पूछा जाता है। एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों इस मंदिर का खासियत क्या है, लोग कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर घुसे और बाहर का शोर शराबा बिल्कुल सुनाई नहीं देता। हम तो नहीं गए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उस मंदिर में जो झंडा फहराता है
वो ध्वजा में, उसमें क्या होता है कि हवा के रुख के उल्टा तरफ जो है वो झंडा फहरा था। पता नहीं क्या है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये चमत्कार है। बिल्कुल चमत्कार है। हवा जिधर बहती है उधर के तरफ न फहरा के उसके विपरीत दिशा में फहराता है, तो बिल्कुल चमत्कार है। खैर जो भी हो, जब हम जाएंगे तब खुद देखेंगे भी। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया, ये क्वेश्चन बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चूंकि जगन्नाथ मंदिर जो है बनाने में बहुत सारे राजाओं का योगदान है, शुरू हुआ और काफी दिनों तक बनता रहा। लेकिन दोस्तों, ठीक है, बनता तो रहा काफी दिनों तक, लेकिन जो शुरू करवाया उसका नाम था अनंत वर्मन। अनंत वर्मन, अनंत वर्मन चोडगंग, ये ठीक है दोस्तों। और एक मंदिर है कोणार्क, कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसके बारे में भी पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। बीपीएससी में तो कई बार पूछा है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इस मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने मध्यकालीन काल में, सल्तनत काल में जब केंद्रीय शासन कमजोर हो गए तो प्रांतीय शासन कैसे कैसे स्वतंत्र हुए, किसने स्वतंत्र करवाया और फिर कैसे दिल्ली राज्य के तहत फिर से कैसे मिल गया, इसके बारे में हमने पढ़ा। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जहां से प्रश्न पूछता रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ बने रहें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस प्रयास को जन जन तक पहुंचाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।